अस्सलाम वालेकुम। सो जैसे कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि वी विल ट्राई एंड ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मिड करियर प्रोफेशनल्स, सीनियर प्रोफेशनल्स जो कि आपको गाइड करेंगे कि पाकिस्तान में और इंटरनेशनली किस किस तरह की जॉब मार्केट है, किस किस तरह के डिफरेंट करियर्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने फ्यूचर में फ़ायदा उठा सकते हैं। सो टुडे वी हैव अ वेरी अमेजिंग गेस्ट विद अस। हिज नेम इज़ मिस्टर राजा अक्षफ एंड वी विल डिस्कस कि पाकिस्तान में प्लानिंग एंड कमीशन और इसके अराउंड जो डिफरेंट बड़े क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनमें किस तरह के करियर्स हैं और किस तरह से आप फ्यूचर में उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर करियर। सो वेलकम ऑन द शो। Assalamu alaikum. How are you? आई एम गुड जी, वालेकुम सलाम। Thank कैसे you हैं for आप? having me. I'm good. I'm good. इट्स ऑल आवर प्लेजर। सो अक्षफ, प्लानिंग कमीशन बोर्ड जो है आपका, Yep. व्हाट इज़ इट अबाउट एंड हाउ डिड यू एंड अप बीइंग देयर? अच्छा एक्चुअली जो फेडरल गवर्नमेंट है देर आर 6 डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान ना। 7, एक फेडरल गवर्नमेंट है, 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, फिर एक आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है, जीपी गवर्नमेंट है। इन सब का अपना एक प्लानिंग की एक बॉडी है, ठीक है। द फेडरल गवर्नमेंट कॉल्स इट द प्लानिंग कमीशन, वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के अंडर आती है। और पंजाब में उसका काउंटर पार्ट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा, अब होता ऐसे है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के पैसे से लगना है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल बनाना है, ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के पास अपना एक पूरा प्लान लेके आता है कि दिस इज़ द स्कूल वी वांट टू बिल्ड, ये लोकेलिटी है, इसमें इतनी पॉपुलेशन है, स्कूल नहीं है, जो भी उसके वेरिएबल्स हैं। तो जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का काम ये है कि उसने अप्रूव करना है कि आया वहाँ पे स्कूल बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने बच्चों को वो केटर करेगा, कितने रूम्स होंगे, क्या होगा, क्या कॉस्ट होगी। और फिर जब वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, फिर उसके साथ साथ उसके फंड्स रिलीज़ करना, उस प्रोजेक्ट को फॉलो करना कि एज़ पर द प्लान वो बन रहा है या नहीं बन रहा। तो मोटा मोटा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का ये काम है। बिल्कुल सही। राइट। तो उसके अलावा छोटे छोटे और ऑब्वियसली इसके अंदर 100 टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। ये ग्लोबल ओबाव है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का, और हर सूबे का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अपनी अपनी डोमेन्स में यही काम करता है। एंड हाउ डिड यू एंड अप एट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड? अच्छा, जो मेरी एमएससी थी ना इकोनॉमिक्स में, दैट वाज फ्रॉम पाइड। पाइड स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये प्लानिंग कमीशन का अपना इदारा है, और इनिशियली 1958 में गवर्नमेंट ने इसको बनाया था टू वर्क एज अ थिंक टैंक फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट की हेल्प करता था। देन इन अर्ली 2000s गवर्नमेंट को लगा कि यार देखो, हमने पाइड में इतने सारे जो हैं ये पीएचडी इन इकोनॉमिक्स हमने रखे हुए हैं, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन एजुकेशनल प्रोग्राम्स। फिर उन्होंने पीएचडी स्टार्ट की, एमफिल स्टार्ट की, फिर एमएससी स्टार्ट की, जिसमें मैं जाकर 2014 में जो है ना इनरोल हुआ। अच्छा, अब क्योंकि पाइड प्लानिंग कमीशन का अपना इदारा था, और हमारा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन प्लानिंग कमीशन से भी होता था, और हमारे टीचर्स अक्सर प्लानिंग कमीशन के रेगुलर ऑफिसर्स थे जो हमें पढ़ाते थे, उनके रिसर्चर्स थे। तो तभी से जो है ना हमने प्लानिंग कमीशन को बहुत आइडियलाइज़ करना शुरू कर दिया था कि यार मे बी दीज आर द परफेक्ट गाइज इन द वर्ल्ड। तो मैं 2014 से 16 वाला मेरा सेशन था, और मैं तब से ही चाहता था कि यार आई वांट टू एंड अप इन प्लानिंग कमीशन वन डे। अच्छा, फिर हुआ ये कि जैसे ही मैं पाइड से, व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम पाइड, तो आई एंडेड अप इन फेडरल गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशन। मैंने वहाँ पे थोड़े से सर्व किया, फिर बीच में मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट बैंकर एज वेल। बट बैक इन द माइंड ये था कि यार जब प्लानिंग कमीशन की कोई जॉब आएगी ना, आई विल नॉट मिस दैट। Then it happened in late 2018 or 2019 maybe. I came across a job, no, 2020 I came across an advertisement on Facebook जिस पे लिखा था कि जो है ना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर जो है वैकेंसीज़ हैं। मैंने फ़ौरन अप्लाई किया थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। हर सूबे का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू था। बहुत कम सीट्स थी, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे, और उस वक्त मुझे लगा कि यार हो या ना हो, अप्लाई तो लाजमी करना है इसमें। खैर अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई क्लियर्ड द टेस्ट, आई क्लियर्ड द इंटरव्यूज। एक लेंथी प्रोसेस है, आई गॉट सिलेक्टेड एंड नाउ आई एम हियर। अक्षफ, हमें ये भी बताएं कि जिस तरह प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, इसमें किस तरह के करियर्स होते हैं, किस तरह के बच्चे इनमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कोई डिग्री रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप हमें थोड़ा सा बता सकें तो। अच्छा, पहले मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में अपनी जॉब से स्टार्ट करता हूँ। मेरी जो जॉब थी उसमें दे नीडेड अ पर्सन विद 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स एंड 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस के अंदर था कि आप बैंकर भी हो सकते हैं, आपने गवर्नमेंट में भी सर्व किया हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी डिग्री थी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फील्ड। इस तरह हेल्थ इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है।
है। तो मैं, क्योंकि हम कहते हैं ये एक इकोनॉमिक्स ग्रुप है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का, तो मैं तो उसके थ्रू रिक्रूट हुआ था क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली प्लानिंग ऑफिसर्स के लिए सीट्स एडवर्टाइज की थी, तो मैं प्लानिंग ऑफिसर के तौर पे ही आया था। अदर देन दैट हमारे यहाँ एक होती है सीट असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, उसमें सिविल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, वो सिविल इंजीनियर्स का वही पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो प्रोसीजर है उसके थ्रू आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक बहुत मज़े की चीज़ है, अक्सर जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्पेशल प्रोजेक्ट्स रन करती है, उनमें बड़े स्पेशलाइज्ड रोल्स में लोग हायर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो है ना आपको इन्वायरमेंट की डिग्री वाला बंदा चाहिए होगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें जेंडर स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। पहले पाकिस्तान में जेंडर स्पेशलिस्ट वाज समथिंग पीपल डिडंट इवन हेयर अबाउट इट। तो अब जेंडर स्पेशलिस्ट को दे पे इन 6 फिगर्स, ठीक है। फिर उसके अलावा फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको मतलब अच्छी सैलरीज दी जाती हैं। तो मोस्टली जो है इस तरह की जॉब्स के लिए लोग हायर होते हैं। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स होते हैं, वो हर गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, मतलब वो जिस तरह एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, एक हमारा सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, तो इस तरह के रोल्स तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं। सो देर आर सो मेनी वैकेंसीज, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स दैट यू कैन अप्लाई इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ये तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट जितने भी डिफरेंट प्रोफेशन हैं, फॉर एग्जांपल आपने सिविल इंजीनियरिंग बताया, उसके अलावा जेंडर स्टडीज़ प्रॉब्ली जिन्होंने पढ़ा हो, या सोशियोलॉजी आई थिंक पढ़ा हो, एनवायरनमेंट भी पढ़ा हो, तो इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो करियर्स इसके अंदर आ जाते हैं। सो हाउ डज दिस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड एक्चुअली वर्क्स? किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर रहे होते हैं इसके अंदर? अच्छा देखिए, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है ना, क्योंकि वो पूरे प्रोविंस को देख रहा होता है, मैं अपने पंजाब के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की बात करूंगा, तो उसमें आपको रोड्स के प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, उसमें आपको जो है लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, जिसमें एक गाँव है जिसमें आज तक नाली भी नहीं बनी, नाली लगाने के प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, और इसमें आपको बिहेवियर चेंज के प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। और फॉर एग्जांपल हमारा एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इट इज़ ऑल अबाउट बिहेवियर चेंज। उसमें किसी किस्म का कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट लोगों के अंदर एक बिहेवियर चेंज लाने की स्कीम है। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और उसमें बिहेवियर चेंज भी है। सो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ द पीपल, इट डज एंड अप इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, एंड ऑब्वियसली वी आर हियर टू इवन रिफाइन दोज प्रोजेक्ट्स एंड मेक श्योर दैट कि उनके ऊपर काम भी हो और लोगों को फ़ायदा भी हो। सो जब यहाँ पे वर्किंग हो रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैटर अबाउट the use of AI and how its implications will have a long lasting effect. So आपको लगता है ये careers जितने भी हैं ये survive कर पाएंगे उस era के अंदर, या आपको कुछ नज़र आ रहा है कि इनमें से काफ़ी जो हैं वो they'll be taken over? देखिए, this is a very important question. At times मैं कहूँगा this is a painful question for a lot of people serving in the government and even in the private sector. आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, मैंने बैंकिंग में भी काम किया। आज से आप 20 साल पहले चले जाएं, जब आपने किसी को पैसे भेजने होते थे, आप बैंक में जाते थे, वहाँ पे एक बंदा होता था जो कि आपसे पैसे लेता था, एक बंदा होता था जो कि आपको रिसीप्ट बना के देता था, फिर एक बंदा होता था जो कि दूसरे बैंक के पास वो रिसीप्ट लेके जाता था, दूसरा बैंक अपने पास एंट्री करता था। अब ये सारा कुछ इन तमाम लोगों को निकल गया है। आपने मुझे पैसे भेजने हैं, आप मुझे डायरेक्ट पैसे भेजेंगे, ऑटोमेटिकली आपको रिसीप्ट भी आ जाएगी, मेरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब बैंकिंग जिस तरह इवॉल्व हुई, मतलब इन 20 ईयर्स बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि निकल गई बैंकिंग से। इसी तरह गवर्नमेंट में भी ऐसा ही है। अब बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह उस दिन मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने कहा यार जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, क्या वो एआई नहीं बना सकता? वो बिल्कुल एआई बना सकता है। जो चीज़ अभी मैं और आप बोल रहे हैं, पहले तो एट द करंट मोमेंट हमारे पास बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, जो कि मिनट्स के अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनाते हैं, जो कि मीटिंग नोटिस बनाते हैं। सो इन द फ्यूचर आई थिंक ये जॉब्स दे वॉन्ट बी नीडेड। और सबसे बड़ी चीज़, एक गवर्नमेंट के अंदर एक जो है ना बड़ी क्विंटेसेंशियल सी पोस्ट होती है, क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में हम कहें तो अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। इन द नियर फ्यूचर, आई वॉन्ट से इन द डिस्टेंट फ्यूचर, 4 to 5 years डाउन द रोड, मे बी वी डोंट नीड दैट पोस्ट। हमें क्लर्क की ज़रूरत नहीं होगी, ये सारा काम एआई खुद कर लेगा, ये डेटा एंट्री एआई खुद कर लेगा। तो ऑब्वियसली ये इवन फाइनेंस के अंदर की जो हमारी पोस्ट हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को अपने जूनियर एसोसिएट्स की ज़रूरत नहीं होगी डेटा कंपाइल करने के लिए, वो ऐसे करवा लेगा। सो अक्षर, हमने डिफरेंट करियर्स के बारे में बात कर ली, हमने ये भी बात की किस तरह से बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मेरा एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा पर्सनल है आपसे रिलेटेड, वो ये है कि did you know well before time कि this is what you really wanted to do in life, या is it something जो कि with time आप evolve करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो develop किया और अब आप settled हैं? Actually I'll be very honest, it's just like I did not know 10 years back कि मैं यहाँ पे रहूँगा,
ठीक है। जब मैंने पाइड में अपनी एमएससी स्टार्ट की, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि प्लानिंग कमीशन करता क्या है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब तक प्लानिंग कमीशन की जॉब एडवर्टाइज नहीं हुई थी, जब तक मैंने उसको प्रॉपरली रिसर्च करना स्टार्ट नहीं किया था, मुझे एग्जैक्ट वर्किंग नहीं पता थी। सो ऑब्वियसली इट वॉजेंट समथिंग दैट आई हैड प्लान ईयर्स बिफोर, बट यू नो लाइफ हैपन्स। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं, यू मीट समथिंग न्यू एंड देन यू एंड अप डूइंग दैट। सो आपको इससे एक चीज़ ये तो बहुत क्लियर हो जाती है, जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं कि डिग्रीज इतनी नेसेसरी नहीं होती, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर वांटिंग टू डू समथिंग लाइक दिस व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड मेनी रिलेटेड जॉब्स, तो डिग्री तो बड़ी आई थिंक एक बिल्कुल इम्पोर्टेंस होल्ड कर रही है इसमें। डिग्री बहुत ज़रूरी है। देखें, एक जो डिग्री है ना, वो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल नहीं देती, उस स्किल से रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो डिग्री आपको सब कुछ पढ़ाती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अ फ्रेंड ऑफ माइन फहद, ही इज़ अ गेम डेवलपर। अच्छा, उसने पाकिस्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी। अब उसने क्या किया, जब उसकी डिग्री ख़त्म हो गई, उसको बैकग्राउंड नॉलेज तो था, उसने इंटरनेट पे जाकर उसने सीखा कि मैं iOS से एंड्रॉयड पे और एंड्रॉयड से iOS पे गेम्स को कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ, और गेम डेवलपमेंट के काफ़ी सारे उसने एडवांस चीज़ें वहाँ से सीख ली। अब ये चीज़ मैं एक लेमैन को सिखाता, उसे समझ ना आता, बट एक बंदा जिसके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री है, जिसको बाकी सारे वेरिएबल्स पता हैं, वो आराम से कर सकता है। अच्छा, अब उसके पास ये स्किल तो आ गई, लेकिन अब उसको लिंक्स चाहिए थे जॉब मार्केट में जाने के लिए। वो लिंक्स उसको प्रोवाइड किए उसकी यूनिवर्सिटी ने। उसके यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, सीनियर्स थे, जो डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे थे, उन्होंने उसको रेफ़र किया, वो वहाँ पर गया, और फिर जब उसने काम स्टार्ट किया तो उसने बेशक स्किल का एक बड़ा हिस्सा उसने खुद सीखा, लेकिन बैकग्राउंड वर्क और जो लिंक्स हैं वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। वो आप कभी भी घर बैठ कर इतना लिंक्स नहीं बना सकते जितना आप 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ के बनाते हैं। सो आई मस्ट से कि यार, यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात मैं करूँगा कि देखें, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, इकोनॉमिक्स की बुक्स ना हर लाइब्रेरी में पढ़ी हैं, लेकिन सिर्फ उनको पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बना। इट इज़ ऑलवेज द यूनिवर्सिटी दैट गिव्स यू द बेसिक प्लेटफॉर्म टू टेक ऑफ। तो यूनिवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू किड्स, they keep asking me a question कि जी why do we need to end up in a good university? Why can't we just go to any university? Yeah, exactly. So मैं उन्हें हमेशा यही एक चीज़ है जो एज अ कॉलेज काउंसलर बहुत ज़्यादा समझा रहा होता हूँ कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपका मोर Breeding देन ground है। एजुकेशन, वो आपके लिए कनेक्शन बिल्डिंग का एक प्लेस है। Exactly. सो आपके ख्याल से कितनी ज़रूरी होती है ये जॉब्स की हंटिंग के लिए, जॉब सर्च के लिए, या कनेक्शंस जो हैं, जैसे एक और ज़ुबान में जो है वो सिफारिश भी कहते हैं, डू यू थिंक दैट इज़ पार्ट ऑफ इट और इज़ इट समथिंग एल्स? देखिए, मैं एक और, जब आप किसी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट से बात करते हैं ना, वो बात बात पे डेटा को ले आता है। अगर आप डेटा को देखें ना, तो वाई इज़ इट के लम्स के, नस्ट के, जीकी के ग्रेजुएट्स की जॉब मार्केट में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है रादर देन दोज यूनिवर्सिटीज़ जिनका करियर प्लेसमेंट सेल जो है वो इतना एक्टिव नहीं है। इट इज़ जस्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारी जगहों पे प्लेस कराने में हेल्प करती है। सेकेंडली, इफ़ किड ही कम्स थ्रू दिस डोर और ये आके मुझे कहे कि यार मैं लम्स का पढ़ा हुआ हूँ, मैं उससे सबसे पहले कंसिडर करूँगा, रादर देन वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा होगा जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना होगा, तो मैं कहूँगा कि यार मे बी चलो अच्छा ठीक है देखेंगे। बिकॉज आजकल आपको पता है कि जब आप किसी एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सीवीज फॉर अ सिंगल जॉब। तो आपकी यूनिवर्सिटी का अगर नाम होगा तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू कन्विंस द ज्यूरी कि यार आप मुझे हायर करें। सेकेंडली, लम्स की एग्जांपल ले लेते हैं। अब लम्स में पाकिस्तान की टॉप नॉच आती है ना, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर लम्स, और उसमें से 100-200 एक डिग्री के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो अगर थाउजेंड्स में से जो 100-200 आएंगे वो स्मार्ट पीपल होंगे जो आएंगे ना, और जब आप इतने सारे स्मार्ट पीपल के दरमियान बैठे होंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्किल्स उन स्मार्ट पीपल के हिसाब से पॉलिश हो रही होंगी। बिल्कुल सही कहा। फिर कल को यही स्मार्ट पीपल अच्छी अच्छी जगहों पे जाएंगे तो आपके लिंक्स उस हिसाब से बनेंगे, रादर देन कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जिसका नाम भी ना सुना हो, जिसके ग्रेजुएट्स इतना मार्केट में वेल प्लेस्ड भी ना हो, और जिसमें किसी का भी एडमिशन हो जाए, जिसमें आप अपने साथ वाले से कोई बात करें तो उसको भी इतनी नॉलेज ना हो। तो यूनिवर्सिटी का अच्छा होना बहुत मैटर करता है। इससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि वो यूनिवर्सिटी किस चीज़ में अच्छी है। फॉर एग्जांपल, हम फास्ट की एग्जांपल लें, फास्ट सीएस में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आईटीयू की एग्जांपल लें, आईटीयू सीएस में बहुत अच्छी है। मेरी यूनिवर्सिटी पाइड इकोनॉमिक्स में इट इज़ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। तो सब्जेक्ट के अंदर उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है वो मैटर बहुत ज़्यादा करता है। सो आई थिंक यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट से पहले ना आप लोगों ने बहुत ज़ोर से सोचना है, बहुत गौर करके सोचना है कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है और क्यों जाना है। तो क्या गवर्नमेंट जॉब्स में जब आप देखते हैं, आई एम श्योर आप, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ इट, तो आप देखते होंगे आपके आसपास बहुत से लोग हैं, क्या ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से हैं,
या नहीं है, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी समझते हैं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है पाकिस्तान में, और ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उनके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स नज़र आता है इन प्राइवेट टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस का, या इट्स अ मिक्स? देखें, इट्स ऑलवेज अ मिक्स, बट जो लोग इतना मुश्किल टेस्ट और वो क्लियर करके आते हैं वो ज़्यादातर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ही पढ़े हुए होते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि बड़े स्पेसिफिक रोल्स हैं, मतलब इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट के हैं, जेंडर स्पेशलिस्ट के हैं, उनमें जब हम बच्चों को इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए होते हैं उनको नॉलेज ज़्यादा होती है और उनके हायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं ना, अब लेट सपोज आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू टेस्ट इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे टेस्ट तो बहुत सारे लोग क्लियर कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू रूम में वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है जिसकी यूनिवर्सिटी ने उसको वो कॉन्फिडेंस दिया होता है। अब लम्स, IBA, नस्ट के ग्रेजुएट्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है, उनकी रिसर्च भी अच्छी होती है, तो वो कदरे बेहतर परफॉर्म करते हैं। अब आप CSS की एग्जांपल लें, पाकिस्तान का द मोस्ट ग्लोरीफाइड एग्जाम इन द कंट्री, द CSS। अच्छा, काफ़ी अरसे तक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ CSS के अंदर इतना ज़्यादा अपने बच्चों को नहीं भेज रही थी, ये बच्चे खुद नहीं जा रहे थे। लेकिन आप पिछले 10 से 12 साल का वो डेटा उठाकर देखें, जब से लम्स के बच्चे इधर एंटर होना शुरू हुए हैं CSS में, तो उनकी सिलेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है। एकदम से GCU और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की जो मोनोपोली थी CSS के अंदर, वो लम्स ने एकदम से आके ब्रेक कर दी थी। तो ऑब्वियसली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट के अंदर भी एम्प्लॉय होना जो है वो ज़्यादा आसान है। और अब क्योंकि गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड रोल्स में बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है, अब आपने मैकेनिकल इंजीनियर लेना है, गवर्नमेंट इंटरव्यू में आपको बहुत ग्रिल करेंगे, आपसे एक एक चीज़ पूछेंगे। आपने इकोनॉमिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करना है, मैंने जब PND का इंटरव्यू दिया था उन्होंने मेरी पूरी इकोनॉमिक्स की किताब कंगाल दी थी मेरे सामने। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को एज मिलता है बहरहाल। सो अक्षफ, ये तो बात बहुत क्लियर है कि डेफिनेटली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एज मिलता है, बट हम देखते हैं बहुत से बच्चे हैं जो कि जनरली अच्छे होते हैं बट समहाउ दे डोंट एंड अप इन गुड यूनिवर्सिटीज़। कभी कभी उन्होंने बिल्कुल लास्ट 1-2 सालों में मार खाई होती है एंड देन they end up in mid-tier universities, sometimes even low-tier universities. What is the way out for those kids? उनको क्या करना चाहिए अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में ताकि वो फ्यूचर में अच्छी जॉब्स लैंड कर सकें डिस्पाइट नॉट हैविंग ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ एट देयर बैक? अच्छा, एक तो ना हम एक बुरी यूनिवर्सिटी हम किसी यूनिवर्सिटी को नहीं कह सकते ना, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एफर्ट करती है, अच्छे अच्छे टीचर्स लाती है। अब तो गवर्नमेंट इस तरह करी कि गवर्नमेंट के जो है ना, गवर्नमेंट के पास PhDs का एक पूल है, जिन लोगों को गवर्नमेंट मुल्क से बाहर भेजती है PhD करने के लिए, जब वो लोग वापस आते हैं तो गवर्नमेंट बड़ा इवनली उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना। अब आई नो कज़न ऑफ माइन, उसने PhD की एक बहुत दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी से। व्हेन ही केम बैक टू पाकिस्तान तो उनको रहीम यार खान में यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर लगाया गया एंड मतलब उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्म किया। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको ये फील होता है कि यार मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हूँ जिसकी लिंकेज अच्छी नहीं है, या मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो मतलब उनका वो लेवल नहीं है जो लम्स के एक बच्चे का होता है, या उसको लगता है कि शायद मतलब मुझे वो ग्रूमिंग नहीं दी जा रही जो देनी चाहिए। व्हाट ही कैन डू इज़ कि देखिए, अब आपके पास ना आजकल बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, यू हैव गॉट ChatGPT एज अ ग्रेट गुरु, जिससे आप कोई भी सवाल पूछें वो आपको उसका जवाब दे सकता है। यू हैव गॉट YouTube एज योर गुरु, जिसके ऊपर आप कुछ भी सर्च करें आपको उसके ऊपर बड़े डिटेल्ड लेक्चर्स मिल सकते हैं। व्हाट दोज किड्स कैन डू इज़ कि एक तो वो अपने छठे सेमेस्टर से ही ना जॉब मार्केट को देखना शुरू कर दें, जॉब मार्केट में अप्लाई करना शुरू कर दें, अपनी CV बनवाएं। बहुत सारे अब तो AI बॉट्स आ गए हैं जो आपको CV बहुत अच्छी बना के दे सकते हैं, ठीक है, आप अपनी CVs अभी से बनाएं। फिर आप जो हैं नेट पे जाके देखें कि यार किन किन मल्टीनेशनल्स में या किन किन गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो प्लेस हो रहे हैं उनके क्या क्रेडेंशियल्स होते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप जो है ना अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें। जब आप खुद को अपने आप को ग्रूम करते हैं तो जब आप डिग्री करेंगे ना, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है पहली जॉब इंटरव्यू में लैंड करने के लिए। जब आप पहले जॉब इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं देन इट्स ऑल यू, ठीक है। तो खुद को ग्रूम करने के मौके थोड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अब आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को ना इंटर्नशिप्स के मौके बहुत मिलते हैं। अब आप एक छोटे शहर में रहते हैं ना, वहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी और आपको लगता है आपको मौका नहीं है, लेकिन इंटर्नशिप का मौका लाजमी होगा। आप किसी भी दफ्तर जाएं, आप उनसे कहें यार मैं मुफ्त में तुम्हारे साथ काम करूंगा, मुफ्त में 2-3 महीने तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुमने मुझे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे देना। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरी भी जो पहली जॉब हुई थी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वो ऐसे ही हुई थी। मैं उनके पास गया था, मैंने कहा था कि सर आई एम हेयर, मुझे प्लीज़ आप जॉब पे रख लें, मैं पैसे नहीं लूँगा लेकिन मैं सिर्फ सीखूँगा। और उसके बाद आफ्टर 2 to 3 months ऑफ वर्किंग विद देम दे ऑफर्ड मी अ फॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने 1 साल उनके साथ काम किया एंड दैट इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ माई CV।
तो मतलब इस तरह आप अपने आप को इंटर्नशिप्स के अंदर लेके जाएं। इंटर्नशिप्स के बाद जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो ऑब्वियसली आप बाकियों से बेहतर होंगे। बिल्कुल, आई टोटली एग्री, बिकॉज जब हम एज स्कूल काउंसलर्स बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो पार्ट ऑफ आवर जॉब इज़ टू हेल्प देम फाइंड गुड इंटर्नशिप्स। Yep. तो वो जब गुड इंटर्नशिप्स हैं उनका मकसद ये होता है कि बच्चे को बहुत अर्ली एक टेस्ट मिल जाए जब उनका फ्री टाइम होता है, स्पेशली समर्स में विंटर ब्रेक्स होती हैं, समर ब्रेक्स होती हैं, तो दे हैव इनफ टाइम टू ट्राई फॉर इट। जो बच्चे कर लेते हैं उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि अच्छा, फॉर इंस्टेंस इफ़ आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन किया, उन्होंने उनसे 2-3 चीज़ें करवाई हैं एंड सडनली दे रियलाइज़ कि नहीं यार, ये मैं क्योंकि एक प्रेशर में था तो मैं सोच रहा था कि दिस इज़ अ ग्रेट करियर बट आई एम नॉट I फिट need to फॉर इट। rethink. Yeah, exactly. सो आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांटेज मिल जाता है। अदर देन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट AI एंड ऑटोमेशन, आई सी दैट यू आर अ ह्यूज फैन ऑफ यूजिंग AI। सो गवर्नमेंट लेवल पे AI और ऑटोमेशन पे काम हो रहा है लोगों को, आई थिंक बहुत से बच्चों को शायद इस चीज़ का आइडिया ना हो। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और फॉर एग्जांपल हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर हमारा एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एंड ऑटोमेशन सिस्टम, ईफोस। अब उस पे क्या होता है कि पहले आप जिस तरह आपने अगर किसी गवर्नमेंट इदारे में गए हो तो कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, वो उसे हम कहते हैं नोटिंग लिखना, नोटिंग बनाना ना, फाइल के ऊपर आप फिजिकली लिख के भेजते थे, आप अपने सुपीरियर को भेजते थे, वो आगे सुपीरियर को भेजता था और जो भी डायरेक्शंस होती थी वो उसके थ्रू पास ऑन होकर आती थी। ये सारा काम अब इस ईफोस सॉफ्टवेयर ने ले लिया है। ठीक है, वी डोंट यूज़ फिजिकल फाइल्स एनी मोर, हम ईफो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। फिर उसके अलावा जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है, पहले वो लेटर्स जाते थे, लेटर होता था, उस पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर साहब साइन करते थे, स्टार्ट करते थे आई एम डायरेक्टेड टू से दिस दिस दिस, फिर उस लेटर की कॉपीज़ होती थी, फिर आपका राइडर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके वो डिलीवर करके आता था। अब वो चीज़ भी ऑनलाइन हो गई है। इसी ईफोस के ऊपर आपने जाना है, ईफोस के ऊपर ही लेटर बनेगा, ईफोस के ऊपर ही अप्रूव होगा, उसी के ऊपर डिजिटली साइन होगा, और क्योंकि उसके लॉगिन क्रेडेंशियल सिर्फ आपके लॉगिन के सिर्फ आपके पास होंगे, तो आप उसको डिजिटली साइन करेंगे और फिर जब आप उसको डिस्पैच करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली जितने भी टारगेट ऑडियंस हैं उन सब के इनबॉक्सेस में वो चला जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑटोमेशन पे, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं जिससे मैं डील कर रहा हूँ, तो ऑटोमेशन पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट को भी पता है कि हमने नए दौर के तकाज़ों के साथ चलना है। रिसेंटली यूएई गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अपना जो आखिरी फिजिकल ऑर्डर है उसको फ्रेम करा के रखा कि यार ये देखो, ये हमारा आखिरी फिजिकल ऑर्डर है, इसके बाद तमाम हमारी कम्युनिकेशन ऑनलाइन है। अच्छा, रही बात जो आपने दूसरी बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, देखिए चैट जीपीटी दुनिया में हर प्रोफेशनल को हेल्प कर रहा है। जिस प्रोफेशनल को हेल्प नहीं कर रहा, दैट मीन्स ही इज़ नॉट डूइंग हिज जॉब राइट। ठीक है, अब अक्सर जो मैं, क्योंकि एक प्लानिंग ऑफिसर हूँ, मैंने वर्ल्ड बैंक से भी डील करना होता है, आई एम अ ब्रिज बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अक्सर हमने ना लेटर्स में बड़ी ना टेक्निकल लैंग्वेजेस यूज़ करनी होती हैं, और वो टेक्निकल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमने वो वाला काम करना होता है। तो बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा बहुत सोचने के बावजूद हमें नहीं समझ आ रही होती कि यार हम क्या करें, तो हम एआई से हेल्प लेते हैं, हम उसको प्रोब बना के देते हैं, उसको चीज़ बना के देते हैं, एआई थोड़ा बहुत रिफाइन कर देता है हमें। तो एआई तो हर प्रोफेशनल को हेल्प कर रहा है, जिस प्रोफेशनल को नहीं हेल्प कर रहा उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है कि यार क्या वो अपना काम सही से कर भी रहा है या नहीं कर रहा। आई टोटली एग्री एंड आई थिंक जो बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, देयर पार्ट ऑफ द डिजिटलाइजेशन एंड देयर इज़ अ स्टार्ट ऑफ, आई कैन से, कि द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट आई थिंक ओवर टाइम ये बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो जाएगा। एंड वुड यू थिंक के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ artificial intelligence skills they should be learning in order to get into private and possibly the government jobs as well? अच्छा, सबसे पहली बात, एक तो पहले आज से 4-5 साल पहले हम कहते थे ना गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ आ रही अपने टीचर से पहले आप गूगल से पूछ लें, फिर भी समझ ना आई तो आप गूगल के पास जाएं। अब मैं कहता हूँ चैट जीपीटी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मतलब चैट जीपीटी, डीप सीक, वट एवर एआई सॉफ्टवेयर दैट यू आर कंफर्टेबल विद। तो अब मैं बच्चों से कहता हूँ कि यार एआई इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। कोई चीज़ जो आपके जहन में ऐसे बैठे बैठे क्लिक कर रही है कि यार ये क्या होता है, आप उससे एआई से पूछ लें। या अगर फॉर एग्जांपल आप अक्षफ क्योर एहसन की पॉडकास्ट देख रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ किया जो आपको नहीं आ रहा, पॉज करके पहले एआई से पूछेंगे यार व्हाट इज़ दिस, वो आपको एआई आपको बताएगा। तो एक तो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स, उनको ना एआई के साथ अपना दिल लगाना पड़ेगा। सेकेंडली ये अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को स्टडी कर रहा था कि वो कैसे चलता है, क्या चलता है। मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से नहीं मिल रही थी। मैंने चैट जीपीटी को बताया, चैट जीपीटी ने वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी।
अच्छा, जॉब मार्केट के अंदर भी ऐसे ही है। आप एआई से पूछें कि यार इन द नियर फ्यूचर कौन कौन सी जॉब्स हैं जो मेरी डिग्री से रेलेवेंट हैं। एआई आपको इवन अब ये तक बताएगा कि कौन कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं। एआई True, आपको वेबसाइट्स देगा। true. एआई आपको ये ट्रेंड बताएगा कि ग्लास डोर पे रिसेंटली किस जॉब के अगेंस्ट कितनी सीवीज आई थी, और फिर आप देखेंगे कि यार अगर इस जॉब के अगेंस्ट 100 सीवीज आई थी और इस जॉब के अगेंस्ट 10 सीवीज आई थी, सो वेयर शुड आई गो। तो आप एआई को यूज़ करें, एआई आपको डेटा प्रोवाइड करेगा और आपको एक डायरेक्शन सेट करके देगा। I think that's brilliant and great thing for a lot of students who might be listening कि how they can improve what kind of jobs they are applying to, किस तरह की चीज़ों को जो है वो highlight करते हैं. On a personal level, again, as a planning officer, how is the life and work balance? आप family और इन चीज़ों को कैसे balance करके चलते हैं इस सारे प्रोसेस में? अच्छा, एक चीज़ जो हर प्रोफेशनल को याद रखनी चाहिए, देखें, यू आर मेकिंग मनी फॉर योर सेल्फ, ठीक है। मेरा भी कोई बचपन का मेरा पैशन नहीं था कि मैं एक दिन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में बैठ के जो है ना वो लोगों के प्लान स्टडी करूंगा और वो सारा कुछ करूंगा। ऑब्वियसली आई एम डूइंग दिस जॉब टू मेक मनी, ठीक है। हाँ, मैं इसको इन्जॉय इसलिए करता हूँ, वो मेरे इदारे की एक अच्छी बात है कि उन्होंने एक ऐसा लाइवली इन्वायरमेंट बनाया कि मैं उसको इन्जॉय करता हूँ। बट स्टिल जिस दिन मेरा इदारा कहेगा कि बॉय वी आर नॉट पेइंग यू एनीथिंग, आई विल स्टॉप गोइंग देयर। तो ऑब्वियसली वाई आर वी अर्निंग मनी? सो दैट हम अपने ऊपर स्पेंड करें या अपनी फैमिली पे स्पेंड करें, ठीक है। तो अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, अपनी फैमिली को निगलेक्ट करके सिर्फ जॉब पे टाइम दे रहे हैं, तो आई थिंक आप उस जॉब का सही इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट के अंदर ना जनरली ये पहले कहा जाता था कि यार कॉर्पोरेट सेक्टर में टाइमिंग्स का बहुत इशू है, गवर्नमेंट में सुई पे सुई चढ़ती है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है। तो दिस इज़ नो लॉन्गर द केस। Not the case anymore. अच्छा, दिस वॉज नेवर द केस, शायद हमें पता नहीं था, ठीक है। स्पेशली अगर आप फील्ड में पोस्टेड हैं, फील्ड में तो 24 घंटे की नौकरी है ना। फॉर एग्जांपल अभी जब बारिश हुई होगी तो जो हमारा वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी की जितनी मशीनरी है, दे वुड हैव ऑल बिन ऑन देयर टोज। उनमें से कोई उस रात सोया नहीं होगा, या जितनी रातों से ये बारिश का सिस्टम चल रहा है उनमें से कोई नहीं सोया होगा। तो जो सरकारी मुलाजिम है वो ऑन पेपर्स 24 घंटे का एम्प्लॉई है, ठीक है। और गवर्नमेंट उसको किसी भी टाइम बुला सकती है। मेरे साथ भी ऐसे होता है कि अक्सर हमें जो रात को 9-9, 10-10 बज जाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि मुझे संडे को शाम को 7 बजे कॉल आती है और मैं संडे को शाम को 7 बजे जाता हूँ ऑफिस। बट थैंक्स टू माई कोवर्कर्स, हमने अपना वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर रखा हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि खुद से लेट सेटिंग ना करें, हम टाइम से घर चले जाएं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस आपको खुद करना पड़ता है। कोई भी कंपनी, खासतौर पे प्राइवेट कंपनी, आपको नहीं कहेगी। प्राइवेट कंपनी के लिए तो आप शहजादे हैं अगर आप अपनी फैमिली का टाइम भी कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है। True. आई यूज्ड टू वर्क एट अ प्लेस, तो वहाँ पर मेरे साथ एक बंदा था, उसे काम का बहुत ज़्यादा शौक था, ब्रिलियंट वर्कर। लेकिन हुआ ये कि उसका बेबी पैदा हुआ और सुबह चाइल्ड बर्थ हुई और वो शाम को ऑफिस आ गया। एंड आई वॉज लाइक कि यार कम ऑन, आर यू इन योर सेंसेज? एटलीस्ट आज तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। योर करियर इज़ गोइंग नो वेयर। तो आपको थोड़ा सा करियर को और लाइफ को खुद बैलेंस करना पड़ता है। और मेरे डिपार्टमेंट में एट टाइम्स बजट डेज में हमने रातें भी लगाई हैं, बट इन मोस्ट केसेस वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, बुरा नहीं है। सो अक्षर, आई एम श्योर यूनिवर्सिटी में आपने भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया होगा। आई वेरी जेन्युइनली फील कि मेरे करियर की बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेस करती है ऑन द थिंग्स दैट आई बीन डूइंग इन स्कूल्स टू एंड माई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, जिनसे डेवलप किया। आई थिंक आपने भी चीफ मिनिस्टर कॉम्पिटिशन्स बोले हुए, मैंने भी एक टाइम पे ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो किए हुए हैं। सो what do you That was suggest? good money back in the day. Yeah, it was really good money. I think I got 20,000 from one competition and another 30-40,000 from another competition. that was good And money. back in 2010 that was a good deal. So what do you suggest जो बच्चे सुन रहे हैं? I mean, we've talked about careers, we've talked about AI, we've talked about so many things. किस टाइप की एक्टिविटीज़ पे बच्चों को फोकस करना चाहिए while they are in university? अच्छा, यूनिवर्सिटी में जब आप होते हैं ना, तो अगर आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, तो आपने अपने ने कोई भी समर वेकेशन ज़ाया नहीं करनी, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं जब पाइड में पढ़ता था, इस्लामाबाद में था, तो मेरे जो एक ही समर वेकेशन आई, ठीक है, तो मैंने उसमें क्या किया, आई डिड एन इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप के लिए मैंने कोई 20 दरवाजे खड़काए और उनमें से 2-3 जगहों से मुझे ऑफर्स आई, तो मैंने उनमें से एक जगह पे इंटर्नशिप ले ली, ठीक है। एंड दैट वाज अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे मैंने काम किया, मेरी पहली इंटर्नशिप थी और मतलब बहुत अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि फिर उसी इंटर्नशिप जहाँ पे मैंने की थी, उन्होंने 1-2 वर्कशॉप्स कराई, एक नथिया गली में कराई, 1-2 इस्लामाबाद में, उसमें भी मैंने पार्ट लिया। वो भी मेरी CV का एक हिस्सा बन गया कि यार इसने ये वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटी में है ना, एक तो कीप एन आई आउट फॉर इंटर्नशिप, जो मैंने अभी पहले भी कहा। सेकेंडली, आपने ना जॉब मार्केट में पहले से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है।
जो मेरी पहली जॉब थी, जो मेरी गवर्नमेंट जॉब जो पहली लगी मेरी, उसमें यह था कि अभी मेरे पाइड के फाइनल्स भी नहीं हुए थे, तो उसकी ना एडवर्टाइजमेंट आ गई। मैंने एक दो लोगों से पूछा, आपकी तरह मेरे कुछ बहुत अच्छे गाइड करने वाले लोग थे, उनसे पूछा कि यार क्या करूं। उन्होंने कहा यार तुम अप्लाई कर दो, 300 रुपये का TCS ही है ना जो NTS को जाना, तुम अप्लाई कर दो। तो मैंने खैर अप्लाई कर दिया। अभी मेरे फाइनल्स भी नहीं हुए थे, तो मैंने क्या किया कि मुझे वहाँ से टेस्ट आ गया। मैं सुबह सुबह उठा, हॉस्टल में हम रहते थे, मैं जाके NTS का टेस्ट दे के आ गया। अच्छा, मेरे जितने भी क्लास वालों से कहते थे यार तू बेवकूफ़ है, ये कोई टाइम है इन एक्टिविटीज़ का। मैंने कहा भाई यही टाइम है इन एक्टिविटीज़ का। फिर हुआ ये कि अभी मेरे फाइनल्स का रिजल्ट भी नहीं आया था, तो मुझे वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ गई। आई वेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो इंटरव्यू था, एक सीट थी मुल्तान की, मेरा वहाँ पे उसमें हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर बैंकिंग ओम्बड्समैन। अच्छा, अब जब जैसे ही मेरा फाइनल्स का रिजल्ट आया, उसके तीसरे दिन मुझे जॉब ऑफर लेटर था। सही है। तो ये क्यों था? क्योंकि मैंने अपना सारा जो फाइनल सेमेस्टर है वो जॉब हंटिंग में और जॉब की एप्लीकेशंस डालने में मैंने गुजारा। सेकेंडली, मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर में एक और चीज़ की, मैंने ना फॉरेन स्कॉलरशिप्स पे बहुत ज़्यादा अप्लाई किया। अच्छा। मैंने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया, ऑल्दो तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे काम करती है। मैंने तुर्की बुर्सलारी पे अप्लाई किया, मतलब जिस जिस स्कॉलरशिप पे मुझे लगता था ना मेरा हो सकता है, मैंने ताबड़तोड़ मैंने जो है ना अप्लाई किया। वो क्या होता है, GREs दो और अप्लाई करो। तो आपने अपने यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर्स में यही काम करना है, यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस देनी है, और आपने जहाँ जहाँ जॉब मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हैं आपने करना है। रखना है नहीं रखना वो उनके सोचने का काम है, वो आपके सोचने का काम नहीं है। आपका रिजल्ट नहीं भी आया, आप अप्लाई कर दें, ठीक है। देयर इज़ अ हैवी चांस कि जब तक रिजल्ट आए उसके बाद उनका सिलेक्शन प्रोसेस कंक्लूड हो, खत्म हो चुका। तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर इट। और यूनिवर्सिटी में एक और काम जो आपको करना चाहिए वो ये है कि यार किताबें तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स हर कोई पढ़ता है। आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लाजमी पार्ट लेना है। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिमेंबर कि किस दिन क्लास में आपने क्या पढ़ा था, बट यू विल रिमेंबर कि आप किस ट्रिप पे गए थे, यू विल रिमेंबर कि कौन सी पार्टी आपने की थी। और जो आप पार्टीज अरेंज कराते हैं दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपने एक फेयरवेल पार्टी, क्लास में आपको पता है 2-3 बच्चे ही होते हैं जो फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है सिर्फ वो पार्टीज ऑर्गेनाइज करवा करवा के। और ये प्रोफेशनल लाइफ में मैंने जाके सीखा कि जब मैं बैंकिंग ओम्बड्समैन में गया, जब मुझे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता था, तो जो यूनिवर्सिटीज़ में ट्रिप्स और पार्टीज़ और वो चीज़ें अरेंज करा करा के जो मुझे एक्सपीरियंस आया वो मुझे काम आया। तो आपको खुद को रिलैक्स भी करना है तो रिलैक्स भी करें, पार्टी भी करें, आप ट्रिप्स पे भी जाएं, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, आपका पढ़ाई में भी दिल लगेगा। आई टोटली एग्री। आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ एडवाइस दैट वी गिव टू स्टूडेंट्स के आपका एक्सपोजर उसके साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब आप कुछ भी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि दे शुड गो फॉर इंटर्नशिप, दे शुड लुक फॉर जॉब्स, अप्लाई करें डिफरेंट जगहों पे। ज़्यादा रिजेक्शन आएगी, एंड आई थिंक वो रिजेक्शन भी, अक्षर आई एम श्योर यू विल एग्री, वो रिजेक्शंस आपको बेसिकली सिखा रही होती हैं कि आप मजीद की देखिए, जब तक आपने अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम नहीं गुजारा ना लाइफ में, ठीक है, तब तक मैं ये कहता हूँ कि आपको लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं है। असल जो जॉब मार्केट का अंदाज़ा उसी बंदे को होता है जिसने थोड़ा सा अरसा अनएम्प्लॉयमेंट में गुजारा होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने भी थोड़ा सा अरसा अनएम्प्लॉयमेंट में गुजारा है, क्योंकि उस टाइम पे आप जितना एग्रेसिवली जॉब्स में अप्लाई कर रहे होते हो और जितनी डिटेल में रिसर्च कर रहे होते हो, आप ज़िंदगी में कभी नहीं कर रहे होते। तो दूसरी बात, एक और चीज़ जो भी हमने कही, आपको ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं, कोई भी फंक्शन हो ना, वो साइड पे खड़े होंगे, बिल्कुल फंक्शन खत्म हो जाएगा, कहेंगे यार बड़ा बोरिंग फंक्शन था। तो भाई तुमने एंजॉय ही नहीं किया तो बोरिंग ही होगा ना। तुम तो वहाँ साइड पे खड़े थे, वेट कर रहे थे कि कोई चीज़ इंटरेस्टिंग हो। अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तुम खुद बीच में आओ, तुम खुद इंटरेस्टिंग बनाओ। तो आपने यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को खुद ही इंजॉय करना है, खुद ही इंजॉयबल बनाना है। अगर आपको लगता है यूनिवर्सिटी नहीं आपको मौके दे रही, आपकी क्लास में 30-40 कम अज़ कम तो बच्चे होंगे, उन्हीं के साथ मिलकर कुछ कर लो। जब मैं पाइड में था, अगर मेरे कोई क्लास वालों सुन रहे होंगे, हम लोगों ने क्या किया हुआ था, महीने में एक आउटिंग हमारी सारी क्लास की लाजमी होती थी, ठीक है। और हम किसी को पीछे बैठने नहीं देते थे, और हम जाके लाइब्रेरी में सर्च करते थे कि कोई पढ़ाकू कीड़ा छुप के पढ़ तो नहीं रहा आज, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस फॉर्म्स अ कम्युनिटी एज वेल, क्योंकि आई एम श्योर ऑल ऑफ दोज पीपल जो आपके साथ वहाँ पे थे, दे आर स्टिल इन टच विद यू। दे आर स्टिल इन टच। अभी ये पॉडकास्ट देख के अक्सर के मैसेजेस आएंगे कि यार तुमने तो हमारी बड़ी तारीफें की हैं। तो इसके अलावा ये कि यार ये जो लिंक्स हैं ना, ये ही आपको काम आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्लानिंग कमीशन में था, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मुझे लिंक्स काम आए वो वही थे जो मैंने पाइड में अपनी यूनिवर्सिटी में बनाए थे। इवन इंटरव्यू रूम में जाने से पहले मेरे अपने पाइड के कुछ सीनियर्स थे जो PND में या प्लानिंग कमीशन में काम कर रहे थे, उनसे मैंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस ली। उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे होता है।
तो आज भी बहुत सारी जगहों पे मेरे जो सबसे ज़्यादा काम आ रहे हैं लिंक्स, वो वही हैं जो मैंने अपने यूनिवर्सिटी दौर में बनाए थे, और सबके वही लिंक्स काम आते हैं। शायद स्कूल से भी ज़्यादा आपके यूनिवर्सिटी के बनाए हुए लिंक्स जो हैं वो काम आते हैं लाइफ में, और फ्रेंड्स भी वही होते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं आपके। बिल्कुल। एंड हाउ डू दे सी यू इन दिस जॉब बाय द वे? आई एम श्योर नॉट ऑल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने आपके साथ पढ़ा उनकी करियर प्रोग्रेशन एग्जैक्टली इन डिपार्टमेंट्स में तो नहीं है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। जो लोग पाइड में आपके साथ पढ़ रहे थे वो और किन किन प्रोफेशंस में गए? देखिए, स्टेट बैंक में हैं मेरे क्लास फेलोज़ काफ़ी सारे, मेरे क्लास फेलोज़ प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी हैं, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी हैं, कुछ हैं जिन्होंने पीएचडीज़ की हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहे हैं। Okay. अच्छा, इसके अलावा बैंकिंग में हैं, मतलब कमर्शियल बैंक में, नॉट स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक में। अच्छा, मेरी एक क्लास फेलो है, वो यूएई में एक किसी फर्म के साथ जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रही है, जिसका इकोनॉमिक्स से ऐसा लिंक नहीं है, बट शी इज़ डूइंग अ वेरी फैंसी जॉब बिकॉज उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत टॉप नॉच थी, उसकी जो ना ड्राफ्टिंग बहुत टॉप नॉच थी। तो बहुत डिफरेंट प्रोफेशंस में गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होती है तो मोस्टली लोग इकोनॉमिक्स के ही सेंटर्ड जॉब्स करते हैं ना, तो ऐसा है। ऑल्दो क्योंकि हम प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे, तो उसमें एक स्टेटस सिंबल बहरहाल मेरे क्लास फेलोज़ में है कि यार ही एंडेड अप इन प्लानिंग कमीशन। तो एक दो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस किए हैं और वो बहुत अच्छा जा रहे हैं बिजनेस। सो द स्टूडेंट्स जो कि अभी करंटली इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या परसू करना चाहते हैं, राइट। बिकॉज आपको पता है कि ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इवन एफएससी में आपके पास इकोनॉमिक्स पढ़ने की ऑप्शन जी, होती जी, है। जी। सो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि शुड दे कंटिन्यू विद दिस और शुड दे डू समथिंग एल्स और बाद में इकोनॉमिक्स पढ़ लें? क्या एडवाइस देंगे आप उनको? देखिए, पहली बात, अगर एक स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स को अपना करियर बनाना है ना, अच्छा, इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं रिसर्च बेस्ड। Okay. तो जस्ट आस्क योर सेल्फ, आर यू गुड एट मैथमेटिक्स, आर यू गुड एट स्टैटिस्टिक्स? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो हार्ड कोर इकोनॉमिक्स है ना, दैट इज़ एक्सट्रीमली मैथमेटिकल। जो इकोनॉमेट्रिक्स है, जो कि बेसिकली बैकबोन है किसी भी इकोनॉमिक रिसर्च की, दैट इज़ एन एक्सट्रीमली मैथमेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, आई वॉज नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, आई विल बी ऑनेस्ट। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स को अपना प्रोफेशन बनाना है, आस्क योर सेल्फ, इफ़ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, जस्ट गो फॉर इट। सेकेंडली, अगर आप अभी ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में है ना, आप अभी तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है, आप कंप्यूटर साइंस को भी आप देख सकते हैं, आप ये थोड़ी सी कोडिंग करके देख लें, कोडिंग सीख के देख लें। इफ़ यू थिंक यू हैव एन एक्ट फॉर इट, तो आप कोडिंग में चले जाएँ, आप सीएस में चले जाएँ। अगर आपको लगता है कि यार आप थ्योरेटिकल बहुत अच्छे हैं, तो अभी भी ओ लेवल्स, ए लेवल्स के बाद मेरा एक दोस्त है, वो कहता था मुझे मैथ्स के अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ पढ़ा दो। तो उसने ज़ैबिस से एलएलबी किया, फिर ऑस्ट्रेलिया से एलएलएम किया। अब वो कराची में एक बहुत बड़ी लॉ फर्म के साथ, ही इज़ डूइंग अ फैंसी जॉब। ठीक है, वो सारा दिन मतलब लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है, बट थ्योरेटिकल। तो अगर अभी आप ओ ए लेवल्स में, तो अभी तो दुनिया बहुत खुली है। और अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो मैं हर बच्चे से कहूँगा, यार आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, आप उसकी किताब उठाएं या ऑनलाइन उसका कोई लेक्चर लेके देख लें। अगर आपको समझ आ रही है, फिर आप उसमें आगे जाएं। इकोनॉमिक्स में मैं फिर यही कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स आर इन आइदर इन एकेडेमिया और इन रिसर्च। एंड आर दे वेल पेड जॉब्स? इट्स अ मिक्स। ठीक है, जिस तरह सीएस में आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे हु आर अर्निंग इन मिलियंस, और ऐसे भी बच्चे मिलेंगे कि जो अभी इतना ज़्यादा नहीं कमा पा रहे। तो इकोनॉमिक्स में भी इट्स अ मिक्स। ठीक है, जो अच्छे अर्नर्स हैं वो बहुत अच्छा भी कमा रहे हैं, और उनको मतलब पेड ट्रिप्स मिलते हैं, उनको अगर किसी कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देना है। रिसेंटली मेरा एक दोस्त पेरिस में जाके लेक्चर दे के आया, उसका इट वाज टोटली फंडेड। तो मतलब इट्स अ मिक्स। सो द स्पेस इज देयर, राइट? आई मीन Space is लोअर और अपर ब्रैकेट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली स्पेस है, बिल्कुल है। एंड देन देर आर जॉब्स लाइक दीज, जिसमें मैं हूँ, मतलब इट्स अ गुड जॉब एज पर द पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स, मतलब पाकिस्तान की एवरेज से काफ़ी बेहतर पे आउट है, और जो आपकी प्रेस्टीज है ओवरऑल सोसाइटी में, वो भी काफ़ी बेहतर है। एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, यू नो दैट यू आर मेकिंग अ डिफरेंस टू द सोसाइटी। सो अक्षफ, आपका एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब्स का भी, प्राइवेट सेक्टर का भी। जी बिल्कुल। एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, बट आप उसको नैरो डाउन खुद ही कर लीजिएगा। शुड किड्स बी लुकिंग एट गवर्नमेंट जॉब्स इन द फ्यूचर? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्योंकि यू नो एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ इट पेज वेल, इट्स अ गुड जॉब। और अगर आप इस टाइम अगर डेटा निकालें और एवरेज निकालें ना, तो एवरेज सैलरीज इस टाइम गवर्नमेंट में ज़्यादा हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट जस्ट नेस्ले और एलाइड बैंक, जिसका एक बड़े ग्लोरीफाइड एमटीओ प्रोग्राम है। प्राइवेट सेक्टर में नेस्ले में लोअर लेवल वर्कर्स भी हैं। ठीक है, एलाइड बैंक में लोअर लेवल वर्कर्स भी हैं। ठीक है, तो अगर आप एलाइड बैंक के, सॉरी, ये कोई भी बैंक ले लें, ठीक है, या कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ले लें, या एक कंपनी जिसे हम कहते हैं सोल ट्रेडर, सेठ कंपनी जिसे कहते हैं, उसकी और सैलरीज और गवर्नमेंट की सैलरीज को कंपेयर करें, तो गवर्नमेंट की सैलरीज रिलेटिवली हायर होंगी। ठीक है, मैं जब प्राइवेट सेक्टर छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में आया था, तो आई वाज गेटिंग 3 times मोर हेयर देन व्हाट आई वाज अर्निंग बैक इन द प्राइवेट सेक्टर। तो इफ़ दैट गवर्नमेंट जॉब इज़ पेइंग यू मोर,
तो आप उसमें लाजमी जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की अच्छी बात है जब पोस्ट एडवर्टाइज होती है तो सैलरी लिखी हुई होती है, नहीं भी लिखी होती तो थोड़ी सी सर्चिंग से आपको पता चल जाता है कि यार इसमें कितनी सैलरीज पे आउट हो रही हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में लाजमी जाएं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा पे ना कर रही होती तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक लम्स और नस्ट वो उनके बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में ना आ रहे होते। अब मेरे साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में नस्ट के ग्रेजुएट्स भी हैं, लम्स के ग्रेजुएट्स भी हैं, फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं। मेरी 2 बैचमेट्स हैं, दे आर फॉरेन क्वालिफाइड। तो गवर्नमेंट सेक्टर बिल्कुल आप जाएं। और गवर्नमेंट में अब क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड जॉब्स आ रही हैं, कोशिश करें गवर्नमेंट में स्पेशलाइज्ड रोल्स में जाएं। कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया तो आप सिविल इंजीनियरिंग की जॉब तलाश करें, अगर आपने डेटा साइंस किया तो डेटा साइंस की जॉब्स तलाश करें, नेटवर्क इंजीनियर हैं तो नेटवर्क इंजीनियरिंग की जॉब्स तलाश करें। कोशिश करें कि गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसे स्पेशलाइज्ड रोल में जाएं जहाँ पे यू आर नॉट रिप्लेसेबल बाय समवन जिसने आपकी वाली डिग्री नहीं की, या आप ऐसे करें कि कोई जेनेरिक डिपार्टमेंट से बंदा आके आपको रिप्लेस ना कर सके। कोशिश करें गवर्नमेंट में भी आप ऐसे में जाएं। और बाकी जो CSS PMS हमारे मुल्क के ग्लोरीफाइड एग्जाम्स हैं वो लाजमी दें, ठीक है, बिकॉज वंस यू हैव डन CSS, आप CSS करके गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स और ऐसे ऐसे पोजीशंस मिलती हैं जहाँ पे आप वाकई ही में कोई ना कोई चेंज आप ला सकते हैं। तो बिल्कुल जाएँ। ऑन दी अदर हैंड आप गवर्नमेंट में एक बहुत लो लेवल जॉब आपको एक जॉब ऑफर है और आपको एक MNC में एक बहुत हाई लेवल जॉब ऑफर है, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा गवर्नमेंट में आए, आपको हमेशा उस MNC में जाना चाहिए। आई हैव फ्रेंड्स हु वर्कड इन जैज़, आई हैव फ्रेंड्स हु वर्कड इन श्लमबर्गर और ऐसी कंपनीज़ में जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, ठीक है, और मतलब वो गवर्नमेंट से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। सो आई हैव अ फ्रेंड हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम IBA, ही वर्कड एट माइक्रोसॉफ्ट, ही वर्कड एट ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में। तो आई थिंक पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से बेहतर काम कर रहा है। सो अप्लाई आपने दोनों साइड्स पे करना है, आपने गवर्नमेंट में भी अप्लाई करना है, आपने प्राइवेट में भी अप्लाई करना है। जब ऑफर लेटर हाथ में आ जाएगा ना, तब आपने डिसाइड करना है कि यार मुझे अब इसमें से कौन सी जॉब लेनी है। और अप्लाई करने का एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा है ना, वो ये होता है कि यार एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस ही हो जाता है। आप एक जगह पे इंटरव्यू देने गए हैं ना, तो आप चाहे ना भी सिलेक्ट हो, इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस तो होगा। आप एक जगह पे टेस्ट देने गए हैं, चाहे ना भी सिलेक्ट हो, टेस्ट देने का एक्सपीरियंस तो होगा। मैंने भी कोई 50 से ऊपर टेस्ट दिए थे डिफरेंट जगहों पे। ऐसी ऐसी जगह भी थी जहाँ पे सिर्फ एक सीट थी और मुझे पक्का पता था मैंने यहाँ पे नहीं होना, बट आई स्टिल गिव द टेस्ट, आई स्टिल गिव द इंटरव्यू। तो वही आपको हेल्प करता है। टेस्ट दे के आप इतने एक्सपीरियंसड हो जाते हैं, इंटरव्यूज़ दे के आप इतने रिफाइंड हो जाते हैं कि एक दिन ऐसा आता है कि इंटरव्यूअर आप पे फिदा हो जाता है और आपसे कहता है हियर इज़ द ऑफर। हाँ, आई थिंक उसकी एक रीज़न, बैकग्राउंड रीज़न जो मुझे लगता है वो ये भी है कि जब आप इतने ज़्यादा टेस्ट, इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ देते हैं, आई थिंक यू गेट टू नो योर सेल्फ बेटर देन यू प्रीवियसली न्यू इट। बिकॉज होता ये है कि जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट तरह के, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में, तो कई दफ़ा आपके पास वो नॉलेज होता है बट आप इंटरव्यू में आपसे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, आप अच्छा नहीं बोल पाते। देन यू गेट टू नो कि अच्छा ये मेरा वीक एरिया है, आई हैव टू वर्क ऑन दिस सो आई कैन इम्प्रूव इट ऑल ऑफ दीज इन द फ्यूचर। लीडिंग फ्रॉम हेयर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान। बहुत से बच्चे हैं जिनके पास शायद गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की ऑप्शंस तो हैं, वो शायद उनमें जा भी सकते हैं, बट समहाउ दे आर गेटिंग वेरी डिसअपॉइंटेड एंड लीविंग वेरी क्विकली। सो हाउ डू यू सी दैट? अच्छा, मैं ना वर्ड ब्रेन ड्रेन से ना मैं बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक लड़का है, फॉर एग्जांपल एहसन है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ सुपर टैलेंटेड, और वो कहता है यार मैंने मुल्क से बाहर जाना है, वो मुल्क से बाहर चला गया। अब जब एहसन मुल्क से बाहर जाएगा, वो कोई ना कोई जॉब को छोड़ के जा रहा होगा ना, तो उसकी जगह हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि 100 लोग उसको रिप्लेस करने के लिए मौजूद होंगे। एंड इफ़ यू से कि यार एक एहसन को रिप्लेस करने के लिए मेरे मुल्क के उन 100 लोगों में से कोई भी इस काबिल नहीं था, दैट इज़ एन इंसल्ट टू माई कंट्री और इंसल्ट टू माई पीपल। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे मुल्क से एक बंदा जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है, रिप्लेसमेंट बिल्कुल है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड हैं, कोई ना कोई यू आर बाउंड टू फाइंड समवन। Secondly, if for example a person goes out of the country, that is one less person in our job market, ठीक है। वो ये काम अच्छा करे कि वो खुद तो मुल्क से बाहर जा रहा है, अपने से पीछे एक गैप क्रिएट कर रहा है जिसमें किसी गरीब को उसकी जगह जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तीसरी और सबसे अच्छी बात, जब एक बंदा मुल्क से बाहर जा रहा है, ऑब्वियसली वो किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा है, उसकी लाइफ तो बन गई ना, उसकी लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज आया। अगर हम उसे ये कहें कि नहीं 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 तुम मुल्क से बाहर ना जाओ, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यार उस गरीब का क्या कसूर है, उसको भी तो हक है ना कि अपनी लाइफ को बेहतर करे। तो अगर एक बंदा मुल्क से बाहर जाता है, वो 3 फ़ायदे कर रहा है, अपनी लाइफ बहुत बेहतर कर रहा है, या अपनी फैमिली की बहुत बेहतर कर रहा है, वो इस मुल्क में एक जॉब और अपने पीछे खाली छोड़ के जा रहा है। तीसरा, वो ये काम कर रहा है कि वो ये प्रूफ कर रहा है कि यार मैं चला गया हूँ ना, मेरे बाद और बहुत सारे लोग हैं जो इस जॉब को कर सकते हैं, और होता भी है।
आजकल ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि एक बंदे ने जॉब से रिजाइन किया और उसकी रिप्लेसमेंट कभी ना मिली हो। हाँ। आई एम येट टू फाइंड अ प्लेस जहाँ पे किसी ने मुझे कहा हो कि यार फलां बंदा फलां साल में छोड़ के गया था, उसके बाद मेरी कंपनी बैठ गई, मेरे पास तो बंदा ही नहीं है। हाँ, ऐसा उस कभी बंदे नहीं को हुआ। लगता है कि शायद मुझे रिप्लेस नहीं कर सकेंगे, उस लेकिन बंदे को भी नहीं रिप्लेस लगता, उस बंदे को भी पता होता है हाँ कि जी। यार मेरी रिप्लेसमेंट मिल जानी है, लेकिन उस बंदे से मैं कहता हूँ तुम फिलहाल कंपनी के बारे में नहीं सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, तुम खुद बाहर जाओ। ठीक है। बिल्कुल। सो अगेन लीडिंग फ्रॉम हेयर ऑन, which jobs do you think will be safe in the coming future? अच्छा, ये बहुत मज़े का सवाल है। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा इसको लिंक करूँगा जो आपने कहा कि मुल्क से बाहर जाने की बात। पिछले दिनों नेफ्यू ऑफ माइन वाज आस्किंग कि यार मैं मुल्क से बाहर जाता हूँ, मैं वहाँ जाके कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा यार तुम एक काम करो, तुमने 12 जमातें पढ़ी हैं, तुमने ए लेवल्स किया हुआ है, तुम कहीं से भी ना प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट बनवाओ एंड गो अब्रॉड। अब आप इस टाइम न्यूजीलैंड की वो जो क्रिटिकल जॉब उनकी एक लिस्ट होती है, बिल्कुल। जितनी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, द 5 आइज़, उन सब की ना एक क्रिटिकल जॉब लिस्ट है जो कि वो निकालते हैं। और आयरलैंड की भी है और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है उनकी भी होती है, जिसके लिए वो इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा हायर करते हैं। 3 जॉब्स उसमें हमेशा मिलेंगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और तीसरा है कारपेंटर या ऑटो मैकेनिक, कुछ इस तरह का है। ठीक है। तो और सेकेंडली जब आप इन जॉब्स में बाहर जाएंगे तो इनमें बहुत अच्छा पे आउट है। बिल्कुल। कनाडा में एक प्लम्बर या एक इलेक्ट्रिशियन ऑन एवरेज एक बैंकर से ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, या एक ऑफिस वर्कर से ज़्यादा कमा रहा है। सेकेंडली 5 years डाउन द रोड उस ऑफिस वर्कर की जॉब एआई ने ऑलमोस्ट ले लेनी है, लेकिन प्लम्बर की या इलेक्ट्रिशियन की या मैकेनिक की जॉब वो नहीं लेगा। हाँ, अब इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, फ्यूचर में गाड़ियाँ ख़राब भी कम होंगी, बट ये वुड वर्किंग एंड ऑल ये ऐसी जॉब्स हैं जो कि फ्यूचर में एआई कभी भी नहीं लेगा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि यार मैं मुल्क से बाहर सेटल हो जाऊं, पिछले दिनों मैं न्यूजीलैंड की देख रहा था क्रिटिकल जॉब लिस्ट, उसमें एक था हलाल बुचर, हलाल कसाई। ठीक है। और मैंने अपनी उसमें डाली क्रेडेंशियल्स, मेरी क्रेडेंशियल्स उनकी क्रिटिकल लिस्ट में नहीं थी, लेकिन अगर आप हलाल कसाई हैं और आपके पास सर्टिफिकेट और आपको एक्सपीरियंस है, आपके लिए न्यूजीलैंड की पीआर जो उन्होंने प्लेट में रख के दी हुई है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और इस तरह की जॉब्स जर्नी, इसको जर्नीमैन कहते हैं बेसिकली कनाडा और यूएस में, कि आप एज एन इलेक्ट्रिशियन आप एनरोल होते हैं किसी फॉर्म के साथ या किसी सीनियर इलेक्ट्रिशियन के साथ। साल के 10 महीने आप काम करते हैं, 2 महीने आप पढ़ते हैं, उस 2 महीने में आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, फिर आप जर्नीमैन लेवल 2 पे पहुंच जाते हैं। करते 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 जब आप लेवल 5 पे जाते हैं तो आप एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन या सर्टिफाइड प्लम्बर बन जाते हैं। फिर आपको अपना बिजनेस करने की भी अपॉर्चुनिटी होती है और मार्केट आपको मतलब $40 $35 पर आवर पे लेती है। जबकि अभी अगर आप जाएंगे, एक स्टूडेंट वहाँ जाके किसी वाइट कॉलर जॉब में अप्लाई करता है तो यू विल बी लकी अगर आपको $20 मिल जाए पर आवर, जो कि नहीं मिलेंगे। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये कुछ जॉब्स हैं जो एआई कभी नहीं लेगा। हलाल कसाई तो कभी भी नहीं लेगा खैर बाहर। Definitely, I totally agree, and I think these are very amazing points because हाँ, पाकिस्तान की मार्केट में शायद ये जॉब्स इतना पे नहीं कर रही हैं, लेकिन जिन मार्केट्स में जॉब पे आउट कर रही हैं तो आपको लाजमी जाना चाहिए। और जब आप आज से 10 साल बाद जब आप ज़्यादा कमा रहे होंगे और आपका एक वो दोस्त जो ऑफिस में बैठ के सारा टाइम कंप्यूटर पे टिक टिक कर रहा होगा वो कम कमा रहा होगा, तो वो सोचेगा यार काश मैंने इसी की जॉब ले ली होती। I agree. I think because these are amazing points because बहुत ज़्यादा फोकस मार्केट में, बिकॉज हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू गेट एडमिशंस इंटरनेशनली, सो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फोकस्ड हैं ऑन वेरी नीश काइंड ऑफ वेरी बेसिक काइंड ऑफ एंड जनरल काइंड ऑफ डिग्रीज लाइक बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, ज़्यादातर इसकी तरफ जो है उनकी तवज्जो होती है। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ भी हमें जो इसमें असेस करनी पड़ेगी वो ये है कि बहुत से बच्चे फिजिकल जॉब्स जिस तरह की ये आप कह रहे हैं, जिस तरह प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, ऑल दीज जॉब्स दैट रिक्वायर्स द यूज ऑफ हैंड्स, सो उसमें नॉट एवरी किड कैन, बट मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज आई थिंक आर एक्चुअली वेरी गुड विद इट। हाँ, कर लेंगे, लोग इसको एंजॉय करते हैं पाकिस्तानी। अब आज भी अगर एक पाकिस्तानी बच्चे से कहा जाए कि यार तुमने बल्ब रिप्लेस करना है, वो शुरू में हिचकिचाएगा, एक आध दफ़ा वो बल्ब रिप्लेस करेगा तो बड़ा खुश होगा कि यार ये देखो मैंने कैसा काम कर दिया। और इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। आप अभी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर आता है आपके फ्लैट में अगर या अपार्टमेंट में काम करने, आप उसे काम करता देखें, आप खुद कहेंगे यार देखो उसने कितने क्रिएटिव तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर मैं वही कहूँगा, इफ़ इट पेज वेल इट्स गुड। हाँ, और हलाल की कमाई है, मेहनत की कमाई है ना। एट द एंड ऑफ द डे आप मेहनत भी कर रहे हैं और आपको मेहनत का पे आउट भी मिल रहा है, तो इट्स फाइन। पाकिस्तान में क्यों प्रोफेशंस के साथ बहुत ज़्यादा एक सोशल स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है? इज़ इट बिकॉज फाइनेंशियली वेल पे ऑफ नहीं कर रहा अच्छा, या हमारा कल्चर ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा वी लुक
डाउन अपॉन दीज काइंड ऑफ प्रोफेशन जिनकी बाहर इतनी ज़्यादा कदर है. इवन पाकिस्तान में भी आप देखें कदर तो खैर यहाँ पे भी बहुत है, बट लोगों की नज़र में क्यों नहीं है सोशल लेवल पे देखिए इनकी वैल्यूज. सबसे पहली बात तो जो आपने कही ना, द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स दोज आर द फाइनेंसेस. ठीक है, अगर एक चीज़ फाइनेंशियली पे ऑफ कर रही है तो इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि एक चीज़ की डिमांड है तो सप्लाई भी आ जाएगी. ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोफेशन एक तो पे आउट अच्छा नहीं करते. दूसरा जो हमारा कल्चर है ना, आज से आप 5,000 साल पहले चले जाएं, हमेशा ऐसे होता था कि गांव में एक चौधरी होता था. ठीक है, और वो पूरे गांव के अंदर डिसीजन मेकर होता था, यार इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है. ठीक है, फिर गांव से ऊपर एक जो है ना एक इलाका होता था, उस इलाके का राजा होता था, वो डिसाइड करता था यहाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो वाइट कॉलर जॉब्स उस ज़माने से ही ना हमारे यहाँ ग्लोरीफाइड थी. क्यों? क्योंकि वो लोग डिसीजन मेकर्स होते थे, और जो हाथ से काम करते थे वो कभी भी डिसीजन मेकर्स नहीं थे. ठीक है, फिर हुआ ये कि जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ ने यहाँ आकर देखा कि यार एक गाँव है, उसका एक चौधरी है, उसका बड़ा सारा घर है, और उसके घर में नौकर चाकरों की फ़ौज है, साहब के खाना खाने का कमरा और है, साहब के चाय पीने का कमरा और है, बीवी बच्चे एक तरफ रहते हैं, कॉन्क्यूबाइंस एंड नौकर चाकर एंड वट नॉट, पता नहीं क्या कुछ. तो अंग्रेज़ ने देखा कि यार ये लोग ना इसी की इज्जत करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेज़ ने जो अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स कलेक्टर्स अपॉइंट किए, उनको वही लाइफस्टाइल दिया. अब एक बंदा जो लंदन में 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहता था, उसको जब उन्होंने इंडिया में भेजा तो इंडिया में उसने उसको उस राज्य से ज़्यादा लाइफस्टाइल दिया. क्यों? उसे पता था ये लोग इसी चीज़ की कदर करेंगे. कहने का मकसद ये है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में इनग्रेन्ड था कि यार जो वाइट कॉलर है वो डिसीजन मेकर है. आज भी ऐसे ना कि एक प्लम्बर इज़ नॉट द डिसीजन मेकर. किसी भी ऑफिस में एक प्लम्बर होगा, चाहे वो उस ऑफिस के मैनेजर से ज़्यादा कमा रहा होगा, लेकिन डिसीजन मेकर वही मैनेजर होगा जिसके हाथ से फाइनेंसेस जा रहे होंगे. तो शायद हमारी सोसाइटी में ये भी है कि यार डिसीजन मेकर को ही हम ग्लोरीफाई करते हैं. वेस्ट में ये चीज़ काफ़ी अर्से पहले की ख़त्म हो चुकी है. अगर सोसाइटी में आपको कोई भी नहीं जानता, आपकी कोई से नहीं है, आप डिसीजन मेकिंग में कहीं भी नहीं आते, लेकिन आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको पे बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप कहते हैं ठीक है यार, स्टेटस सिंबल जो है वो मुझे नहीं चाहिए. तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, और काफ़ी हद तक चेंज हो भी गई है. अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें पता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे इट्स द मनी दैट मैटर्स. तो बच्चे उसी तरफ जा रहे हैं, और जिस दिन पाकिस्तान में एक प्लम्बर की सैलरी एक बैंकर से ज़्यादा हो जाएगी, आप देखेंगे लोग बैंक्स में अप्लाई कम करेंगे और प्लम्बिंग ज़्यादा सीखेंगे. तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स पे, जैसे कि आपने बहुत डिटेल में और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया. जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं तो कंसिस्टेंटली बिल्कुल थोड़े मार्जिन्स के साथ दे ऑलवेज लैग बिहाइंड. आई नो पीपल जिन्होंने लिटरली 70-80 दफ़ा अप्लाई किया है, एंड दे फॉल बहुत क्लोज आ जाते हैं. हाँ, दे कम वेरी क्लोज बट समहाउ दे जस्ट नॉट एबल टू क्लियर इट. तो व्हाट डू यू थिंक इज द रूट कॉज? क्या इशू क्या आ रहा है यहाँ पे? ऐसा दिस हैपेंड टू मी एज वेल. ठीक है, मैं एक दफ़ा एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पोस्ट के टेस्ट में मैं 1 नंबर से रहा था, और एक दफ़ा मैं 2 नंबरों से रहा था, और उन बड़े अरसे तक जब तक मुझे उनसे बेहतर जॉब नहीं मिल गई, मुझे रिग्रेट था, काश वो 1 नंबर या 2 नंबर आ जाते. मैं ये कहूँगा कि अगर आप 1 नंबर से रह रहे हैं, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू. वाई? क्योंकि आप ऑलरेडी बाउंड्री पे हैं, और किसी भी दिन आप वो बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं. आप परेशान तब हों कि जब पासिंग मार्क्स 60 हैं और आप 30-35 ले रहे हैं. लेकिन अगर पासिंग मार्क्स 50 या 60 हैं और आप 59-69 पे फॉल कर रहे हैं, आप 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट देयर. और किसी भी दिन थोड़ी सी मेहनत से आप ये बाउंड्री क्रॉस कर जाएंगे और आपका जो है ना वो टेस्ट पास हो जाएगा. तो मसला सिर्फ तब है जब आप बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, जब आप 30-40 नंबरों का फ़र्क है, तब 19-20 का फ़र्क है, दैट मीन्स यू आर देयर. और बस. लेकिन इशू है कहाँ पे? बेसिकली वो कुछ ऐसे बच्चे जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ जो बहुत कंसिस्टेंटली बस उसी स्टेज पे रहते हैं, देन इशू मैं आपको बताता हूँ. देखिए, इशू ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन. ठीक है, 10 सीटें होती हैं, 12,000 बंदा अप्लाई करने वाला होता है. ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली कट कैसे लगाना होता है? गवर्नमेंट का एक बेसिक जो है ना एक रूल है कि 1 सीट के एवज ना वो मिनिमम 5 लोगों का इंटरव्यू करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 सीटें हैं ना, तो उन्होंने क्या करना है कि टेस्ट में जो टॉप 50 हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे, बाकी वालों को जो है वो मतलब सॉरी कर देंगे, और उन टॉप 50 का इंटरव्यू होगा और उन टॉप 50 में से भी 10 लोग सिलेक्ट होंगे. तो इशू सिर्फ यही है कि यार बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटी से हर साल बहुत ज़्यादा बच्चे निकल रहे हैं, जॉब मार्केट में जो है ना जॉब्स कम है, तो लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं. और इसका सिर्फ एक ही हल है, जब तक आपकी एज है ना एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए, या जब तक आपको उस जॉब से बेहतर जॉब नहीं मिल जाती, यू जस्ट कीप अप्लाइंग. ठीक है, एक दिन आएगा कि हो सकता है आपकी या तो उससे बेहतर कोई जॉब लग जाएगी, या आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपकी वही लग जाएगी. मैक्सिमम क्या होना है? 300 रुपये का TCS होना है. अब तो वैसे भी एप्लीकेशन ऑनलाइन है, 300 रुपये की फ़ीस है, सारा कुछ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और एक दिन सैटरडे या संडे को सुबह नींद कुर्बान करनी है.
ठीक है। तो आप एक दिन इतना तो करना पड़ेगा ना हाँ job इतना तो में। करना पड़ेगा। मैंने जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स ली हैं वो इसी तरह थी। एक दिन सुबह संडे की नींद कुर्बान की थी, जाके टेस्ट दे के वापस आया था, घर वालों को बताया था यार मैं टेस्ट दे के आया हूँ, ठीक है, और 300 रुपये का चालान है, ठीक है। तो जस्ट कीप डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब आप एज क्रॉस कर जाते हैं, कम से कम आपको ये तो नहीं होगा ना कि यार मैंने ट्राई नहीं किया था, सही है। तो 49 59 पे अगर आप फेल हो रहे हैं, एक एक नंबर से फेल हो रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, एक दिन आप पास भी हो जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है। डेफिनेटली। सो एक चीज़ मेरे जहन में जो अभी तक स्टक है वो ये है कि आपने पॉइंट आउट किया हाउ देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर जो इंटरनेशनल किसी और मुल्क में है, दे आर गेटिंग पेड रियली वेल, बट पाकिस्तान में दे आर बेयरली बीइंग पेड। तो व्हाई डू यू थिंक दिस, ये इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी कहाँ से आ उसकी रही है? डिस्क्रिपेंसी ये है कि वहाँ पर ना ये प्रोफेशंस हाईली रेगुलेटेड हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई भी बंदा उठे और वो जो है ना किसी भी उस्ताद से जाके तारें जोड़ना सीखे और जाके वो इलेक्ट्रिशियन बन जाए, ठीक है। वहाँ पे आपने खुद को पहले रजिस्टर कराना है, पहले आपने 12 जमातें पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह मतलब ए लेवल्स किया हो या हायर सेकेंडरी स्कूल किया हो या मतलब जिस कंट्री में जो भी मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम है, फिर आपने वहाँ पर खुद को रजिस्टर कराना है, आप प्रॉपरली रजिस्टर कराते हैं। फिर पहले 5 साल आप किसी सीनियर इलेक्ट्रिशियन या फर्म के साथ आप काम करते हैं, जिसमें आप 2 महीने पढ़ते हैं, 10 महीने आप काम करते हैं, वो भी बड़ा रेगुलेटेड होता है। तो वहाँ पर इतने ज़्यादा हार्डल्स हैं, तो एवरीवन डज नॉट बिकम अ प्लम्बर और एन इलेक्ट्रिशियन। हमारे यहाँ तो मोस्टली इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स हैं, उन्होंने 12 जमातें नहीं पढ़ी हुई। हमारे यहाँ तो कोई भी उठ के किसी भी टाइम जाकर जो है ना ये काम शुरू कर सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अगेन डिमांड एंड सप्लाई। वहाँ पर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर्स कम है, हमारे पास सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, कोई भी उठ के किसी भी दिन ये कर सकता है। तो जब हमारे यहाँ सप्लाई कम हो जाएगी ना, तो आपकी भी जब घर में वेटिंग लिस्ट चल रही होगी, आप किसी प्लम्बर को फ़ोन करेंगे, वो कहेगा यार मैं चौथे दिन बाद आऊँगा, तो आप भी उसको बहुत ज़्यादा पे करेंगे। बट डोंट यू थिंक जब ये रेगुलेट हो जाएगा तो लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग मनी राइट नाउ, ऑल्दो ठीक है वो किसी एक बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से कमा रहे हैं, where would these people go? ये डिफ़िकल्ट डिसीजंस आपको एक पाकिस्तान जैसी स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज़ में लेने पड़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक जगह है, एक रोड है जहाँ पे स्ट्रीट इज़ टोटली क्लॉग्ड विद रेडियाँ एंड कार्ट्स एंड ऑल। अब गवर्नमेंट्स के पास ना 2 ऑप्शंस हैं, या तो उन कार्ट्स वालों को वहाँ से भगा दें और उनके लिए ज़ाहिर है फाइनेंशियल इशू होगा, वो दोबारा कोई नई जगह जाके देखेंगे, या फिर उन कार्ट्स को यहीं रहने दें, लेकिन वो जो शॉप्स और बिजनेसेस और हाउसेज उस रोड्स पे हैं उनको सफ़र करवाते रहें। तो ये जो गिव एंड टेक है, ये जो डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं, ये तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट्स को हर वक्त ही लेने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे जब आप इस मार्केट को रेगुलेट कर देंगे, बहुत सारे लोग वो ये कहेंगे कि यार हमें तो जो है ना अनएम्प्लॉय कर दिया क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है प्लम्बिंग का। बट देन अगेन इम्प्रूवमेंट ऐसे ही आएगी ना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक पढ़ी लिखी वर्कफोर्स हो, आप चाहते हैं कि आपका ट्रक ड्राइवर भी पढ़ा लिखा हो, जिसने प्रॉपर एक ट्रकिंग स्कूल से ट्रक ड्राइविंग का कोर्स किया हो, उसका आप ही की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। आप चाहते हैं आपका प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन पढ़ा लिखा हो, जो कि प्रॉपर अपने गियर के साथ आए, स्टील टो बूट्स पहने, ग्लव्स पहने, तो ये गिव एंड टेक तो चलता रहेगा। अक्षय, व्हाट वुड यू वांट टू चेंज इन द एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान? देखें, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बात करूँगा, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना इस टाइम कंपेयर करते हैं फ्रांस को और पाकिस्तान, ठीक है। फ्रांस में क्या होता है, एक गांव का बच्चा और एक शहर का बच्चा वो एक ही ज़बान में पढ़ते हैं, दैट इज़ फ्रेंच। उनके यहाँ क्लास डिफरेंस नहीं आता। हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में बच्चा उर्दू में पढ़ रहा होता है, कुछ अर्से पहले तक तो टीचर उनका पंजाबी में उन्हें पढ़ा रहा होता था, ठीक है, और वो फिर जो है ना किताब उर्दू में होती थी, या इन मोस्ट केसेस किताब इंग्लिश में, टीचर उर्दू में। 90% ऑफ द पाकिस्तान उसमें यही चीज़ चल रही है। मैं भी जहाँ कहीं कहीं पढ़ाया, मैं उर्दू इंग्लिश मिक्स करता था, जबकि किताब टोटली इंग्लिश में होती थी। तो अगर मुझसे पूछा जाए, मैं कहूँ यार प्ले ग्रुप से स्टार्ट करो। अभी जो बच्चे प्ले ग्रुप में एनरोल होंगे उनकी सारी बुक्स उर्दू में करो। और उर्दू की बुक्स ना हमारे यहाँ पहले कलरफुल नहीं होती थी। इंग्लिश की बुक बड़ी मज़े की कलरफुल होती थी, उर्दू की बुक वैसे ऐसी होती थी। आप उसी उर्दू की बुक को कलरफुल बनाएं और जितनी साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करें। और आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चे जब 9th 10th में पहुँचेंगे, ओ लेवल्स, ए लेवल्स में पहुँचेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचेंगे, तब तक जब डिमांड है तो सप्लाई भी है, लोग वही सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स की बुक्स, फिजिक्स की बुक्स उर्दू में भी ट्रांसलेट कर देंगे। तो जब हम पढ़ेंगे भी उसी ज़बान में जिसमें हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, प्लस गरीब का बच्चा भी वही ज़बान बोल रहा होगा जो अमीर का बच्चा बोल रहा होगा, क्लास डिफरेंस ख़त्म होगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, ठीक है। देर आर ओनली 5% ऑफ द पीपल जो पाकिस्तान के अच्छे LGS, बीकन हाउस, KGS में पढ़ते हैं। बाकी सब ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं जहाँ पे अक्सर टीचर को भी इतनी मुश्किल इंग्लिश समझ नहीं आ रही होती। तो जब एक ही ज़बान में सब पढ़ रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, क्लास डिफरेंस ख़त्म होगा,
एंड बेस्ट ऑफ ऑल हमारा कल्चर प्रिजर्व्ड रहेगा। ठीक है, अब आप यूरोप में जाएं, वेस्टर्न यूरोप में, आप फ्रांस की, स्पेन की, लग्जमबर्ग की गलियों में जाएं, आपको अंग्रेज़ी बोलने वाला बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इवन कनाडा में उनका जो सूबा है, जो फ्रैंकोफोन सूबा है क्यूबेक, वहाँ पे आप निकल जाएं मॉन्ट्रियल शहर से बाहर तो निकलें, आपको इंग्लिश बोलने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, वो लोग भी तो तरक्की कर रहे हैं। जापान में आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश बोलने वाला, कम कम मिलेंगे लेकिन कम। तो आप भी अगर अपना सारा एजुकेशन सिस्टम उर्दू में लाएंगे, अपनी ज़बान में लाएंगे, तो अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी, क्लास डिफरेंस बेहतर होगा। दूसरा जो चीज़ मैं चाहता हूँ हर यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी हो, एक सब्जेक्ट हो लाइफ स्किल्स, जिसमें बेसिक कुकिंग, बेसिक ऑटो रिपेयर, कि आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो कैसे ठीक करनी है, हैंड्स ऑन, और फिर वही बात बेसिक प्लम्बिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल वर्क, छोटी छोटी अपनी हाउस होल्ड की चीज़ें लाजमी हर बच्चे को पढ़ाएं। तो वो जो है ना पापा की प्रिंसेस या माय ग्रैंडफादर वाज अ नवाब इन इंडिया, वो वाले जो गाइज है ना, उनको कम से कम खाना बनाना अपना खुद आएगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। उनको कम से कम अपने घर का बल्ब ठीक करना खुद आएगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। और फिर मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल आया था, मुझे ये नहीं पता था यार टैक्स कहाँ से फाइल करना है। इस तरह के बेसिक गवर्नमेंट प्रोसीजर्स भी यूनिवर्सिटीज़ में सिखाने चाहिए। ठीक है, कि यार बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, टैक्स फाइलिंग कैसे करनी है। तो लाइफ स्किल्स एक ही सेमेस्टर में आप ये सब सिखा सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो मैं चाहूँगा कि काश ये ख़त्म हो जाए, यार ये पोजीशंस वाला चक्कर ख़त्म करें कि मेरे बच्चा क्लास में किस पोजीशन पे आया है। यार मतलब महंगे स्कूलों ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में अभी भी यही है, जो बच्चा क्लास में 16वीं 17वीं या 20वीं 21वीं पोजीशन पे आता है, वो खुद को सोसाइटी का लोअर क्लास सिटीजन ही समझता रहता है। और जो बच्चा फर्स्ट सेकंड आता है, चाहे वो जितना मर्जी सेल्फिश इंसान हो, वो खुद को बड़ी एलीट चीज़ समझता है। तो यार ये चीज़ निकाल दें। आपको नहीं लगता कि दिस विल एलिमिनेट गुड कंपटीशन एज वेल? क्योंकि देखें, अगर आप पोजीशंस और इन चीज़ों का कल्चर ख़त्म करेंगे तो कंपेटिटिवनेस का कल्चर भी मुझे लगता है ख़त्म कर देगा, होता जाएगा। आई थिंक ये मैंने काफ़ी जगहों पे ये आर्गूमेंट सुना है, एंड आई ऑलवेज फील के अ बेटर सोल्यूशन इज़ कि रादर देन यू अबॉलिशिंग किस पोजीशंस का सिस्टम, यू शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एंड स्टार्ट हेल्पिंग किड्स जो कि लोअर पोजीशंस में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखें, उससे फिर वही बात, जो बच्चा लोअर पोजीशन पे है ना, उसे बताया जाएगा यार तुम लोअर पोजीशन पे हो और तुम जो है, तुम्हें ज़रूरत है इंप्रूवमेंट की। आप उसको छोड़ के, जिस तरह बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ग्रेडिंग का सिस्टम है, आप एक जनरल ग्रेड कर दें। ठीक है, कि इस बच्चे का साइंस में डी था, इसका मैथ्स में ए था, फिर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रॉपर मार्क्स रखें, जो कि अभी तक नहीं है। महंगे स्कूल्स में होंगे, बाकी गवर्नमेंट आई थिंक ये को करिकुलर्स के तो कहीं दुनिया में भी कहीं भी मार्क्स नहीं है, लेकिन आप उसके मार्क्स रखें। ठीक है, कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में ऐसा है तो उसकी मार्कशीट में आए कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा था, बच्चा पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, उसकी मार्कशीट में आए साल के, मतलब जब फॉर एग्जांपल 8th क्लास बच्चे ने की है, उसकी मार्कशीट में हो कि बच्चा पब्लिक स्पीकिंग में कैसा था। तो और सेकेंडली मार्कशीट में ये पोजीशन आए, ग्रेडिंग आए, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है ग्रेडिंग आती है ना, कि आपने ए लिया, बी लिया, सी लिया। या जिस तरह मेरा बच्चा है वो लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसका एक पूरी मार्कशीट होती है कि बच्चा कम्युनिकेशन में कैसा है। ये क्योंकि शायद मेरा बच्चा प्ले ग्रुप में है तो साइंस मैथ्स के इतने मार्क्स नहीं है, लेकिन आप ग्रेड्स कर दें, लेकिन आप बच्चों की लिस्ट ना बनाएं कम अज़ कम। ये एक मेरा एक है, पीपल माइट डिसएग्री, मतलब मे बी आई एम नॉट परफेक्ट इन सेइंग दिस, बट ये है कि दिस कैन बी अ हेल्प कि जो है ना हमारे बच्चे जो है ना ज़्यादा खुश रहें ज़िंदगी में। So, what advice would you give to a grade 10 or 11 student who is currently studying? How should they navigate these two very crucial years of their life? Exactly. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब एक बच्चा है ना, उसने सबसे पहले देखनी है जॉब मार्केट। 10th क्लास के बच्चे को मैं अभी से कह रहा हूँ भाई तुमने जॉब मार्केट देखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे को लगता है कि यार मेरे मुल्क में ना जॉब मार्केट में, या मैं जिस कंट्री में जाना चाह रहा हूँ उसकी जॉब मार्केट में ना कोडिंग का या सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। फॉर एग्जांपल वो अभी से देखे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करा रही हैं, फिर वो देखे कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करा रही हैं वो किन सब्जेक्ट्स वाले बच्चों को एडमिशन्स दे रही हैं, फिर उस हिसाब से आप अपने ओ लेवल्स के या इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स रखें। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि लम्स और नस्ट कहते हैं कि यार सॉफ्टवेयर में एडमिशन लेने के लिए मैथ्स पढ़ा होना लाजमी है, तो आप अपने ए लेवल्स में मैथ्स लाजमी रखें। ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल आपने लॉ करना है, आपको दिला कि यार मैं फ्यूचर में लॉ करूं, आप अभी से ए लेवल्स में वो सब्जेक्ट्स रखें जो आपको लॉ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो 10th क्लास के बच्चे को अभी से ना, अगर उसका एक करियर, एक क्लियर गोल है, तो वो अभी से जो है ना अपने सब्जेक्ट्स ही ऐसे चूज़ करे जो उसको हेल्प करें। बाकी ये जस्ट लाइक इट हैपन टू मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में आऊँगा। तो हो सकता है आप 10th क्लास में कुछ और सोचें, यूनिवर्सिटी जाएँ तो आपका जो है ना वो डायरेक्शन बदल जाए, फिर जॉब मार्केट में तो बदल जाए। तो लाइफ इज़ ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से लोग
कंसिस्टेंटली जॉब्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं. Right. एंड आई अंडरस्टैंड द आइडिया दैट यू गिव के यू नो समटाइम्स दे आर नॉट गेटिंग द जॉब बट दे आर वेरी क्लोज टू गेटिंग अ जॉब और फ्यूचर में इवेंचुअली जो है वो ले लेंगे, जॉब्स मिल जाएंगी. दैट आई थिंक इज अ गुड मोटिवेशन पार्ट. बट व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट दीज किड्स आर जनरली वेरी कंसिस्टेंटली मेकिंग, जिसकी वजह से ये जॉब्स कई दफ़ा उतना पॉइंट दूर रहती ही रहती है? अच्छा, एक चीज़ जो कि मतलब अक्सर लोग बच्चों को बताते हैं, मैं भी वही बताता हूँ कि यार वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता. एक सीवी तमाम जॉब्स के लिए नहीं है. ठीक है, जब आप एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, एक प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, आप उस कंपनी के हिसाब से अपनी सीवी टेलर करें, या अपना वो जो साथ लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है उसको उस हिसाब से टेलर करें. तो ये बात बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली आप ये देखें कि यार एक जॉब है ना, उसमें कम एप्लीकेंट्स हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ आपने लाजमी अप्लाई करना है. और तीसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि यार यहाँ पर तो मेरा होना ही नहीं है तो मैं अप्लाई ही नहीं करता. यार नहीं, अप्लाई हर जगह करो. अब आपने मेहनत करके सीवी बना ही लिया है ना, और आपने क्या करना है, जब तक आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब ढूंढना है, एक पूरी जॉब है. एक जॉब है, ठीक है, बिल्कुल हाँ. सही कह रहे हैं आप. तो या अगर आप एक जॉब में हैं लेकिन आपको लगता है आप अंडर एम्प्लॉयड हैं, आप उससे बेहतर जॉब चाहते हैं, तो आपको हर जॉब जिसमें आपको लगता है कि आप हो सकते हैं, रिमोटली भी लगता है ना यार, अप्लाई लाजमी करें. और हर जॉब की सीवी अलग बनाएं. ठीक है, या एक सीवी बनाएं, टेम्पलेट बनाएं, उसमें हर जॉब के हिसाब से आप थोड़ी एडिटिंग कर दें. सो होपफुली इससे जो है ना काफ़ी बेहतर जो है ना हेल्प हो जाएगी बच्चों को. That's great. So I think we had a very good conversation. conversation. I am very happy that we did all of this discussion in a very good spirit. और उसमें ये है कि बहुत से बच्चे जो सुन रहे हैं उनको बहुत सारी हेल्प होगी, बिकॉज आई थिंक बहुत कम कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है ऑन व्हाई दे शुड बी गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. Exactly. जनरली एक वही इवन प्राइवेट सेक्टर का भी वैसे अवेलेबल नहीं है. हाँ जी, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर समहाउ लोग ज़रा फिर भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. बट आई थिंक गवर्नमेंट जॉब्स के साथ जो बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं वो आपने आज बहुत क्लियर की. ग्रेट एडवाइस फॉर द किड्स, स्पेशली आई लव द आइडिया ऑफ इंटर्नशिप दैट यू हैव talked about why they should go for internship and all this. So thank you so much. We will definitely thank you for having me. It was a pleasure. And thank you so much for coming. I think you taking out time is a great thing for us. And we'll definitely have him for another episode where we'll talk about international job market. I am looking forward to that. I am really looking forward. Okay. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.